अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका अपना होस्ट अबू बकर दिलावर आपको खुशामदीद कहता हूँ हमारे इस प्रोग्राम फाउंडर्स कहानी में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमेशा हम आप लोगों के लिए नए नए फाउंडर्स लाते हैं जिनसे आप कुछ लर्न कर सके, जिनसे आप कुछ सीख सके। आज के जो फाउंडर हैं वो उनका मेरे दिल में कुछ स्पेशल मुकाम है, क्योंकि मैं उन्हें काफ़ी लंबे अरसे से फॉलो कर रहा हूँ। और ये पॉडकास्ट करने का भी मैंने तभी सोच लिया था जब मैंने अपना पहला पॉडकास्ट किया था कि आई एम गोना डू द पॉडकास्ट विद दिस गाय। और मेरे ख्याल से जो बंदा पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री के साथ थोड़ा बहुत भी लिंक्ड है, उसे इस इंसान का पता होगा कि ही इज डूइंग सम ग्रेट थिंग्स, और ये पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री को इकट्ठा करने में और उनको इंटरनेशनल लेके जाने में बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। So please welcome Arzish. He is the founder of Future Fest and CEO of Ijad Lab. How are you, man? अल्हम्दुलिल्लाह जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर द काइंड इनवाइट। बहुत अच्छा लगा कि आपने इनवाइट किया और मुझे मौका दिया कि मैं आके यहाँ बात कर सकूँ। That's really nice of you. आप बता सकते हैं कि हु इज अर्जिश और अर्जिश की जर्नी कहाँ से शुरू हुई, अर्जिश की कहानी कहाँ से शुरू हुई? देखिए, इसका लंबा वर्जन भी है, मैं थोड़ा शॉर्ट वाला सुनाता हूँ आपको। मैं एक कंपनी चलाता हूँ जिसका नाम इजाद लैब्स है। हम बहुत से काम करते हैं जिसमें शायद जो अब मशहूर चीज़ है उसे फ्यूचर फेस्ट कहते हैं, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा टेक इवेंट है। पिछले 2 साल से हम ये कर रहे हैं। इसमें हर साल को 50,000 के करीब लोग आए हैं। अगले साल होपफुली कोई 1 लाख के करीब लोग आएंगे। और हमने बहुत से इंटरनेशनल इवेंट्स किए हैं, बहुत से प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए हैं जहाँ लोग पाकिस्तान से बैरून मुल्क जाते हैं, खासकर आईटी इंडस्ट्री से। और जब बाहर से लोग पाकिस्तान आते हैं तो हम अपने इवेंट्स पे या अदरवाइज उन्हें होस्ट करते हैं। और इस सारे काम का जो चाहे हम कंपनी के थ्रू करें या पर्सनल कैपेसिटी में करें, इसका मकसद है लोगों को आपस में कनेक्ट कराना। और क्योंकि हमें ये लगता है कि जब आप कनेक्ट कराते हैं तो फिर लोग काम खुद ही कर लेते हैं। तो हमारा रोल जो है वो अल्लाह ने कनेक्टर का बनाया है। हम अपनी कंपनी में भी ये करते हैं, वैसे भी जिंदगी में ये करते हैं, और पिछले 6 साल से यही काम कर रहे हैं। पर्सनली मेरा स्टार्ट फाउंडर इंस्टीट्यूट से हुआ था, जो कि एक एक्सेलरेटर प्रोग्राम है। मैंने इस्लामाबाद में ज्वाइन किया, उससे सीखा कि स्टार्टअप कैसे बनाते हैं। फिर मुझे लगा कि यार इसमें मुझे जो है ना स्टार्टअप बनाने से ज़्यादा जो है कम्युनिटी बिल्डिंग में मज़ा आता है, तो क्यों ना मैं यही काम करूं। और अल्लाह के करम से आई थिंक कि उस काम के थ्रू शायद हमें ये मौका मिला कि हमने बहुत इम्पैक्ट क्रिएट किया है, बहुत से लोगों की जिंदगियां बदली हैं, बहुत सी जगह पे मुल्क का नाम जो है रोशन हुआ है, या ब्रांड पाकिस्तान को प्रमोट किया है। और हमें लगता है कि ये हम तभी कर पाते हैं जब जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो फ्रीलांसर्स हैं, जो इंडस्ट्री है, जो यूथ है वो काम करती है। क्योंकि हम कनेक्ट तभी किसी को कराएंगे जब कोई काम करेगा। तो क्योंकि इतने लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो शायद सिर्फ किसी कनेक्ट कराने वाले की जरूरत थी। दैट्स रियली नाइस ऑफ यू। माशाल्लाह से आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं कम्युनिटी बिल्डिंग का, क्योंकि पाकिस्तान में इतना भी स्कोप नहीं है कम्युनिटी बिल्डिंग की तरफ। लोग ज़रा डरते हैं और कहते हैं हम अपना अपना ही काम करें, हालांकि कम्युनिटीज़ ही हमेशा से ग्रो करती आई हैं। अच्छा, आप फ्यूचर फेस्ट की बात कर रहे थे कि माशाल्लाह इसका ह्यूज इम्पैक्ट है, आपने अभी तक 2 फ्यूचर फेस्ट करवा लिए हैं। एंड फॉर योर नॉलेज दैट आई हैव बीन द पार्ट ऑफ द फ्यूचर फेस्ट टीम दिस लास्ट ईयर एक्चुअली। अच्छा, वाह, अमेजिंग अमेजिंग। या आई सर्व्ड एज अ वॉलंटियर इन योर फ्यूचर फेस्ट। वाह, कमाल है। या ये तो हमारा ऑनर है। ओके ओके। Yeah, no, no, bro. You give the chance to the youth like me. Okay, as the CEO of Ijad Lab और आप startup grind के भी manager रहे हैं, you have been actively supporting startups and SMEs. What are the some key challenges that you observed in Pakistani ecosystem? क्योंकि पाकिस्तान का ecosystem जरा challenging है। देखिए, पहले तो ये कि हर इकोसिस्टम में चैलेंजिंग होता है। हम क्योंकि रहते यहाँ हैं तो हमें यहाँ के चैलेंजेस ज्यादा नजर आते हैं। मैं अभी भी स्टार्टअप ग्रैंड का मैनेजर हूँ, कंट्री मैनेजर हूँ, ऑनररी उन्होंने बनाया हुआ, बस इज्जत दी है अल्लाह ने। अ, इतने साल से जो स्टार्टअप्स के साथ, आईटी कंपनीज के साथ, कॉल सेंटर्स के साथ, फ्रीलांसर्स, रिमोट वर्कर्स और ऐसी कुछ 60 और कैटेगरीज हैं जिसके साथ हम काम करते हैं, हुकूमत और कॉर्पोरेट्स के साथ। हमें ये समझ आई कि कोई खास चैलेंज है नहीं। देखिए, एंटरप्रेन्योर्स जो हैं पूरी दुनिया में वो चैलेंज के लिए साइन अप करते हैं। अगर आसान जिंदगी चाहिए होती तो बहुत से और रास्ते हैं।
तो अगर पाकिस्तान में चैलेंजेस हैं तो यही तो अपॉर्चुनिटी है एंटरप्रेन्योरशिप की, यही काम है जो हमने करना है, जिसके लिए हमने साइन अप किया है। और हम जितने बड़े मुल्क में रहते हैं, जितनी ज़्यादा यहाँ पॉपुलेशन है, जितना अच्छा ह्यूमन रिसोर्स है जो कि आपको बहुत कॉस्ट इफेक्टिव मिल जाता है, मतलब हमारी आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री या रिमोट जॉब्स का इकोसिस्टम क्यों इतना अच्छा है, क्योंकि हमारे यहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है और वेस्ट जो है वो डॉलरों में पे करता है। तो आई थिंक कि बहुत सी पॉजिटिव चीज़ें हैं, बट एट द सेम टाइम हमें एज एन इकोसिस्टम बिल्डर, एज अ कम्युनिटी बिल्डर, ये लगता है कि जहां पर हम बहुत से रास्ते हम वार करने की कोशिश करते हैं, उसमें बहुत से फैक्टर्स हैं जो शायद किसी के कंट्रोल में नहीं है। मुल्की हालात हैं, जियो पॉलिटिकल चीजें चलती रहती हैं, लेकिन इन चीज़ों का बहुत नेगेटिव इफेक्ट होता है। हम डायरेक्टली बहुत सी ऐसी कंपनीज को जानते हैं जिन्होंने पाकिस्तान में लॉन्च करना था, लेकिन ड्यू टू द करंट सर्कमस्टेंसेस उन्होंने स्टेप बैक कर लिया, और शायद बहुत सी ग्रोथ इस इंडस्ट्री की होती जो नहीं हो पा रही। लेकिन इसके बावजूद भी मैं चाहूंगा कि मैं एक मुस्बत मैसेज दूं कि फिर भी अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं, कि जब अगर आप देखें कि स्टार्टअप इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट स्लो हो गई है क्योंकि शायद ग्लोबली एक स्लो डाउन है, मुल्क में भी हमारे थोड़े मसले हैं, एट दिस वेरी टाइम आप देखते हैं कि जो सॉफ्टवेयर आउटसोर्सिंग है या जो रिमोट जॉब्स का कल्चर है वो बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है, क्योंकि लोग ये देख रहे हैं कि यार देखें, आप रिमोट जॉब करें यार, एक यहाँ पे एक कंपनी बना के उसमें को 50 टीम मेंबर्स कर लें और वो रिमोट जॉब्स कर रहे हो, तो उसको मुल्की हालात से भी इतना फर्क नहीं पड़ता जितना लेट से स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट को पड़ता है। तो जब भी हालात बदलते हैं, एंटरप्रेन्योर्स का एक काम है कि वो नई अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं, और मैं यही इनकरेज करूंगा कि मौजूदा हालात में मुझे लगता है कि जितनी बड़ी पाकिस्तान में टैलेंट की अपॉर्चुनिटी है, जितनी ज़्यादा यूथ है और जितने हमारे यंग लोग जो हैं वो ऐड होते ही रहेंगे पॉपुलेशन में, आई थिंक उसको जो है यूटिलाइज करना, ह्यूमन पोटेंशियल को आगे लेके चलना, शायद वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और शायद वही सबसे बड़ा चैलेंज है। दैट्स रियली नाइस, दैट्स वेरी वेल यू सेड कि स्टार्टअप के लिए तो चैलेंजेस जितने भी हों वो फिर भी कुछ ना कुछ कर ही लेता है, अगर आपके अंदर बस पोटेंशियल होना चाहिए। अच्छा, आपने बताया कि आपका जो काम है इजाद लैब्स, वो भी लोगों को पार्टनरशिप्स इंटरनेशनली ग्रो करने में हेल्प आउट करता है। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं फ्यूचर को, कि पाकिस्तान जैसे अब दुनिया बिल्कुल ही एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है ना, तो आप इस चीज को किस तरह से देखते हैं कि फ्यूचर में पार्टनरशिप्स क्या होंगी इंटरनेशनली पाकिस्तानी स्टार्टअप्स के लिए? और अभी तक आपने जितने स्टार्टअप्स को कनेक्ट किया है उनमें से अगर आप कोई सक्सेस स्टोरीज शेयर कर सकें हमारे साथ। सही है, बिल्कुल। देखिए, एक तो हम सिर्फ स्टार्टअप्स के साथ नहीं काम करते, हम पूरी इनोवेशन इकोनॉमी के साथ काम करते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि फ्रीलांसर्स भी हैं, एंटरप्रेन्योर्स भी हैं, आईटी आउटसोर्सिंग है, कॉल सेंटर्स है, तो कोई भी जो नॉलेज इकोनॉमी का पार्ट है, जो कि एक बड़ी ब्रॉड डेफिनेशन है, हम उसके साथ काम करते हैं। हम इंफॉर्मेशन एज के लोग हैं। हमारे ये जो कनेक्टिंग का भी काम है, ये भी ऑल अक्रॉस होता है। आई थिंक बहुत से लोगों को इन्वेस्टमेंट्स मिली हैं, बड़ी हमारी केस स्टडीज हैं, लेकिन आई थिंक जो हमारी ज़्यादा इम्पैक्टफुल केस स्टडीज हैं वो ये हैं कि जिस तरह कोई इंसान हमारे साथ ट्रैवल करके नॉर्वे गया, कोई अमेरिका गया, और ओवर द पास्ट 3 4 5 ईयर्स उसने किस तरह पर्सनली ग्रो किया है और किस तरह प्रोफेशनली ग्रो किया है। जिस तरह लोग जो हैं जिनके रेवेन्यूज शायद साल के $1 million थे, आज 4 4 5 5 मिलियन डॉलर हैं। और मुझे पर्सनली ये लगता है कि एक्सपोजर जो है वो बड़ी गेम चेंजर होती है, जब आप कनेक्ट करते हैं नए लोगों से, नई कंपनी से, नए कल्चर से। अब चाहे वो आप पाकिस्तान इनवाइट करें लोगों को या आप बाहर जाएं, हम दोनों काम करते हैं, हमें लगता है कि दोनों जरूरी हैं। और उससे हमारी आंखों के सामने हमने बहुत सी कंपनीज को ग्रो होते हुए देखा है और आज भी देख रहे हैं, और यही हमें मोटिवेट करता है कि हम ये काम करते रहें। एट द सेम टाइम हमें लगता है कि देखें, शायद ये चीज़ हर स्टेज पे बेनिफिशियल नहीं होती। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारे पास ऑनलाइन ही इतने रिसोर्सेज हैं कि आप स्टार्ट ले सकते हैं, लेकिन एक दफ़ा आप स्टार्ट लेके एक सर्टन स्टेज पे पहुंच जाएं तो फिर आपकी ग्रोथ में जो लिमिटेशन है वो फर्दर कनेक्टिविटी से, नेटवर्किंग से, ग्लोबल आउटरीच से, कोलैबोरेशन से ही आती है। और वो चाहे हम लोकली करें चाहे इंटरनेशनली करें, और एज एन ऑर्गेनाइजेशन हम हर तरह की कोलैबोरेशन फैसिलिटेट करते हैं बिटवीन लोकल इकोनॉमी एंड इंटरनेशनल इकोनॉमी एज वेल। ओह, दैट्स वेरी नाइस। अभी तक आप कोई अगर स्टोरी शेयर कर सकें कि कोई वेल नोन स्टार्टअप हो जिसका आपने कनेक्ट कराया हो बाहर और ही गॉट अ रियली गुड पार्टनरशिप।
यार मतलब मैं जो वेल नोन स्टोरी जो है हर एक मुझे इजाजत भी नहीं है शेयर करने की, लेकिन आई थिंक मैं अभी एक शेयर कर देता हूँ। यांगो के नाम से एक कंपनी है, वो जो है दुनिया की एक बहुत बड़ी कंपनी है, 33 मुल्कों में। रिसेंटली उसने लाहौर लॉन्च किया है, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में है, कुछ और शहरों में भी जाएगी। बहुत सी जॉब्स भी क्रिएट हो गई हैं, बहुत इकोनॉमिक इम्पैक्ट है। ये एक कंपनी है जिसे हमने थोड़ा सा इनवाइट किया था और वो इस मुल्क में आ गए। इसी तरह बहुत सी और कंपनीज हैं। बीएसवी ब्लॉकचेन के नाम से हमने एक दफा ब्लॉकचेन को बहुत पुश किया, क्रिप्टो कंपनीज के साथ बहुत ज्यादा काम किया। पहली दफा आई थिंक फ्यूचर फेस्ट 2022 पे क्रिप्टो को एक तो सीरियसली लिया गया एक नेशनल लेवल के प्लेटफॉर्म पे। दूसरा ये कि सारी रिप्रेजेंटेशन वहाँ थी, बाइनेंस, क्यू कॉइन, बिटओएसएस और जो एक्सचेंजेस हैं, और उसके साथ साथ ही फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, स्टेट बैंक गवर्नर भी थे। तो एज अ प्लेटफॉर्म हम बहुत सी कंपनीज को फैसिलिटेट करते हैं। कुछ चीजें हम पब्लिकली शेयर कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये कि जो हमारे काम का इम्पैक्ट है, चाहे वो जो सऊदी डेलीगेशन लास्ट फ्यूचर फेस्ट में आया, जो अनाउंसमेंट्स हुई, जो $200 मिलियन के एमओयूज इन्वेस्टमेंट्स सारी हुई, जो कि बड़ा एक पब्लिक है, न्यूज़ में भी है, हमारी वेबसाइट्स पे भी है, या वो जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं जो रेगुलरली अदर देन द इवेंट भी हम फैसिलिटेट करते हैं कि वो आ जाएं और पाकिस्तान में लॉन्च करें। और इसकी तादाद अब बहुत बढ़ती। served as their advisor to Pakistan's Federal Ministry of Science and Technology। तो उसके अंदर आपकी जर्नी किस तरह से रही, और उसके अंदर आपने किस तरह से पॉलिसीज को चेंज किया या पॉलिसीज में अपना रोल प्ले किया फॉर द बेटरमेंट ऑफ स्टार्टअप इकोसिस्टम? मुझे बिल्कुल मौका मिला, जो शिबली फराज साहब, सेनेटर शिबली फराज साहब मिनिस्टर थे, और अ, उसमें आई थिंक कि देखें, हुकूमती लेवल पे चीज़ें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड भी चलती हैं, लेकिन जो कुछ फोकस एरियाज थे जिसके बारे में मैं पर्सनली पैशनेट था, जिस तरह ब्लॉकचेन, तो हमने पाकिस्तान ब्लॉकचेन समिट किया पहली दफ़ा। प्रेसिडेंट साहब ने अनाउंस किया कि ब्लॉकचेन की हम स्ट्रेटजी बनाएंगे मुल्क की। उस समिट पे एक तो कोई 9 इंटरनेशनल स्पीकर थे, एक इंटरनेशनल इदारा था, और फिर ये कि मुल्क की हुकूमत के भी तकरीबन सारे ही स्टेक होल्डर थे, चाहे वो स्टेट बैंक हो, एफबीआर हो, एससीसीपी हो। तो आई थिंक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के लिए हमने बहुत काम किया। फिर क्रिप्टो पे भी हम थोड़ी सी एफर्ट्स कर रहे थे, बट ड्यू टू द चेंज इन गवर्नमेंट शायद वो अब उस तरह कंटिन्यू नहीं हो पाई। लेकिन ये कि मिनिस्ट्री में इसके अलावा, क्योंकि मैं ओवरऑल उस इदारे के साथ मुंसलिक था, तो बहुत से अच्छे इनिशिएटिव चल रहे थे, जिस तरह इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ हेम्प जो है, जो कि एक बड़ी अप टू मार्क चीज़ है दुनिया के साथ। फिर ये कि वेंचर कैपिटल पॉलिसी जो है उस मिनिस्ट्री में बन रही थी, उस पर काम चल रहा था। जो नेशनल स्टार्टअप पॉलिसी है वो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बन रही थी। अभी मैं नहीं जानता कि इन पॉलिसीज का स्टेटस क्या है, लेकिन ये कि हमने रहते हुए बड़ी कोशिश की कि पॉलिसी पे फोकस किया जाए और पॉलिसी लेवल इंटरवेंशंस जो हैं वो लाई जाएं, क्योंकि बड़ा क्लियरली हमें पता है कि देखें, हुकूमत का काम है फैसिलिटेट करना, और उसका बेस्ट तरीका जो है पॉलिसी मेकिंग के थ्रू। आप पॉलिसी बनाते हैं तो फिर उस पर एक्शन होता है। और बहुत सी जिन पॉलिसीज पे काम चल रहा था, और हमने अपना कंट्रीब्यूशन कर दिया, वो पब्लिश होती है नहीं होती। और लेकिन कुछ सेक्टर्स हैं जिसमें मुझे लगता है उस दौर में हमें मौका मिला कि हम सिग्निफिकेंट जो है ग्रोथ कर सकें, जिसमें कि एक क्रिप्टो और एक ब्लॉकचेन और थोड़ा सा ये वीसी और स्टार्टअप पॉलिसी की साइड जो है। सही सही। अच्छा, अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजी बहुत फास्टली चेंज होती है। तकरीबन हर एक आवर के बाद आप कह सकते हैं कि एक नई टेक्नोलॉजी इन्वेंट हो रही है। और ख़ास तौर पे एआई के आने के बाद जितने भी हमारे बिजनेस मॉडल्स 4 महीने पहले थे, ख़ास तौर पे आईटी इंडस्ट्री में, वो बिल्कुल ही चेंज हो चुके हैं। कि काफ़ी चीज़ें उसमें चैट जीपीटी आ गया और एआई टूल्स आ गए हैं, जिसकी वजह से टोटली हर चीज़ चेंज हो गई है। और माशाल्लाह से आप इंटरनेशनल समिट्स अटेंड करते रहते हैं, इंटरनेशनल इवेंट्स अटेंड करते रहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी फ्यूचर टेक्नोलॉजी है जो कि आगे इमर्जिंग फील्ड हो सकती है, और पाकिस्तानी जो फाउंडर्स हैं या पाकिस्तानी स्टार्टअप्स हैं, उनको उस टेक्नोलॉजी के अंदर काम करना चाहिए? देखिए, मुझे ये लगता है कि टेक्नोलॉजी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, एवर इवॉल्विंग है। आई थिंक वेव्स चलती हैं आजकल, एआई की बहुत वेव चल रही है, और वो ब्लॉकचेन और बिग डाटा और डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, ये काफ़ी देर से चल रहा था। आई थिंक कि एज अ पॉपुलेशन, एज अ कंट्री, क्योंकि हम ह्यूमन रिसोर्स पे ही कैपिटलाइज कर सकते हैं, तो एक चीज़ जो हमें डेफिनेटली करनी चाहिए कि एक हम आर एंड डी का फंक्शन बनाएं कि
और मॉनिटर करें कि दुनिया में ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, किस स्किल की डिमांड है, और हम उस स्किल पे फोकस करने की कोशिश करें। मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें हैं जो बड़ी इन डिमांड अभी हैं, जिस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो इंक्रीजिंग डिमांड है उसकी वजह से ह्यूमन रिसोर्सेज भी चाहिए। तो आई थिंक उस पे एक फोकस जो है डेफिनेटली करना चाहिए। बट इसके साथ साथ ही किसी भी तरह की डिजिटलाइजेशन, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर डिजिटलाइजेशन की डिमांड बहुत ज़्यादा है, और हमें उसको भी मद्देनजर रखना है कि हम इस डिमांड को भी फुलफिल करने की स्किल सेट जो है वो डेवलप करें। सही सही। अच्छा, आप टेक्नोलॉजी के बड़े एडवोकेट हैं, आप टेक्नोलॉजी को काफ़ी सपोर्ट भी करते हैं और आप अपना इस इकोसिस्टम को बनाने में एक मेजर रोल प्ले करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि अभी वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमें करनी चाहिए अपने स्टार्टअप इकोसिस्टम, पाकिस्तान के स्टार्टअप इकोसिस्टम को बेहतर बनाने के लिए? बहुत अच्छा आपका सवाल है। आई थिंक कि देखें, सबसे इम्पोर्टेंट है एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट, जिसको थोड़ा बहुत बनाने की हम भी कोशिश करते हैं। जो इनक्यूबेटर्स, एक्सेलरेटर्स हैं, जो सारे प्लेयर्स हैं, इवन गवर्नमेंट के भी बहुत इदारे जो हैं उन्होंने काफ़ी पॉजिटिव स्टेप्स लिए हैं, स्पेशली SCCP या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। आई थिंक कि कलेक्टिवली हमें इंडिविजुअल एफर्ट करने की भी ज़रूरत है कि हम एक ज़्यादा इनेबलिंग एनवायरनमेंट बनाएं कि अगर कोई बंदा डिजिटल बिजनेस शुरू कर रहा है, या बंदी या स्टार्टअप शुरू कर रहा है, या फ्रीलांसिंग कर रहा है, तो उसको इनकरेज किया जाए। और मुझे लगता है कि अब तो इंक्रीजिंगली ये क्लियर है कि मुल्क का फ्यूचर जो है वो टेक्नोलॉजी में, वो डिजिटल चीज़ों में है। और हमने इस चीज़ पे एक कमिटमेंट की हुई है। लेकिन मुझे लगता है कि ओवरऑल हमें एक ज़्यादा सपोर्टिव इन्वायरमेंट देनी है, ताकि यूथ जो है इस चीज़ पे टाइम स्पेंड करे, इसको फोकस करे और इसमें ग्रोथ ढूंढे। दैट्स वेरी वेल यू सेड कि हमें इकोसिस्टम के ऊपर काम करना चाहिए, और मेजरली जो है इंक्यूबेशन सेंटर्स भी बड़े बन चुके हैं गवर्नमेंट लेवल के ऊपर भी और प्राइवेट लेवल के ऊपर भी। सो डू यू थिंक के बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स अकॉर्डिंग टू यू आर प्लेइंग देयर रोल, और दे शुड हैव टू इम्प्रूव सम थिंग्स इन दैट? देखें, इनक्यूबेटर्स जो है ना, मतलब अगर आप उसका बैकग्राउंड पढ़ें तो लेट्स से अमेरिका में भी जो सक्सेसफुल इनक्यूबेटर वाई कॉम्बिनेटर की सारी मिसाल लेते हैं, वो एक प्राइवेट एंटिटी है। पूरी दुनिया में गवर्नमेंट्स को एक कूल चीज़ लगी कि एक इनक्यूबेटर होना चाहिए, तो उन्होंने इनक्यूबेटर्स बना लिए। आप स्टेटिस्टिकली देखें तो गवर्नमेंट रन इनक्यूबेटर्स जो हैं पूरी दुनिया में कोई खास काम नहीं करते। लेकिन आई थिंक एक काम जो वो बहुत अच्छा करते हैं, जो कोई भी स्पेस बहुत अच्छा करती है, मैं भी कई इनक्यूबेटर्स का पार्ट रहा हूँ, बहुत कंट्रीब्यूशन है उनका मेरी जर्नी में, कि वो अच्छे लोगों को इकट्ठा कर देती है। आई थिंक इनक्यूबेटर पे भी इतना प्रेशर डालना कि यार बस हम चले गए हैं तो वो हमें जो है ना वो $1 बिलियन स्टार्टअप फाउंडर बना के ही निकालेगा, ये भी बड़ा ज्यादा प्रेशर है। मतलब वो भी जो हैं वो लोग कोशिश कर रहे हैं, वो भी सीख रहे हैं, वो आपकी मदद करना चाहते हैं, आपको एक अच्छी इन्वायरमेंट देना चाहते हैं। तो जो भी वहाँ अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, ये एक एंटरप्रेन्योर का काम है कि वो उनसे ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाए अपने स्टार्टअप के लिए, अपनी जर्नी के लिए। और आई थिंक कि जो कुछ इनक्यूबेटर से मेरी जो जो मैं मुंसलिक रहा हूँ, उसमें सबसे ज्यादा जो फायदा है वो एक पीयर सपोर्ट और एक नेटवर्क का था, जो आज तक चल रहा है। कि उसमें वो जो लोग इकट्ठे हुए वो बड़े कमाल के लोग थे, आज तक उनमें से कई लोगों के साथ मिलके हमने काम किया, कई लोगों से सीखा, शायद कुछ लोगों ने हमसे भी सीखा हो। और इस तरह जगह जो है वो होनी चाहिए जहाँ पर जो लाइक माइंडेड लोग हैं वो इकट्ठे हैं, और खासकर जो लोग थोड़ा डिफरेंट, थोड़ा टेक्नोलॉजी पे, इनोवेशन पे, स्टार्टअप पे काम कर रहे हैं, वो एक जगह पे जा सके। जी जी। आप, मैं आपकी इस बात से सेकंड करूंगा कि इंक्यूबेटर्स आपकी जर्नी में, अभी तक मैं भी 3 इंक्यूबेटर्स का पार्ट रह चुका हूँ, और ये है कि मेरे जर्नी के अंदर भी, मेरे भी नेटवर्क के अंदर काफ़ी हेल्प किया है इंक्यूबेटर्स ने। तो मैं तो अपने जो जूनियर्स होते हैं उन्हें यही प्रेफर करता हूँ कि इनिशियली इंसान को एक इंक्यूबेटर ज्वाइन कर लेना चाहिए, एटलीस्ट उसे एक कम्युनिटी मिल जाती है जिसके आगे वो आगे चलना चाहे। अच्छा, बिल्कुल। आप बड़े, आपने अवार्ड्स भी जीते हैं, आपने इंटरनेशनल एक्सपोजर काफी लिया है। तो वो जो एक्सपोजर है उसने आपकी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी को के ऊपर क्या रोल प्ले किया है, आपको उस तरह किस तरह बेहतर किया है, और ये एक्सपोजर जो होता है वो इंसान के लिए या एक स्टूडेंट के लिए कितना जरूरी है? वो देखें, मतलब मेरा तो इस पे बड़ा एक डिफरेंट सा व्यू है। मुझे लगता है कि मेरी तो जिंदगी बदली है इस एक्सपोजर की वजह से।
और हमारे मुल्क में बहुत से इंटेलिजेंट स्मार्ट लोग हैं, लेकिन इशू ये है कि हम जिस सिस्टम का पार्ट हैं वो हमें आगे नहीं बढ़ने देता। तो जब तक हम दूसरे सिस्टम नहीं देखेंगे, हम दूसरे जो है ना दूसरे माशरे नहीं देखेंगे, दूसरे कल्चर नहीं देखेंगे, हमें कैसे पता लगेगा कि बेहतर भी कुछ है। और हमारे यहाँ पर ट्रेडिशनली हम ट्रैवल नहीं करते, देखें जिन मुल्कों के साथ हमारा बॉर्डर लगता है वहां हम कभी जाते नहीं है, और उसके अलावा हमें वीज़ा कभी मिलता नहीं है। तो हमारे मुल्क में एक बड़ी स्मॉल परसेंटेज है लोगों की जो कि ट्रेडिशनली प्रिविलेज्ड हैं और उनके वीज़े लगते आए हैं, बट लेट से उसके अलावा अगर हैं तो आपको लकी स्ट्राइक किया कि आपका वीज़ा लग जाए। मुझे इन चीज़ों का अंदाज़ा नहीं था। जब हमने काम शुरू किया, हमने प्रोग्राम्स बनाए, हमने मेरिट बेस्ड जो है एक्सचेंज प्रोग्राम बना लिए कि ठीक है आप टेक में हैं, काम करते हैं, चार पैसे कमाते हैं, आए आप क्वालिफाइड हैं, आप फ्रीलांसर हैं, आईटी कंपनी के ओनर हैं, हम आपको बाहर लेकर जाएंगे, क्योंकि हमें किसी ने मौका दिया था। और उससे हमें नजर आया कि ये तो बड़ा एक डायनामिक शिफ्ट है, मतलब ये एक बड़ा मेजर इशू था। लेकिन जब वो लोग जिन्होंने स्पेशली काम ऑलरेडी शुरू कर लिया है, थोड़ी बहुत चीजें आती हैं, वो बाहर जाते हैं, उनको एक्सपोजर मिलता है, तो उनका पर्सपेक्टिव बहुत चेंज होता है, उनका इम्पैक्ट जो है वो बड़ा डायरेक्ट आपको नजर आता है। तो आई थिंक एट एनी स्टेज इन लाइफ एक्सपोजर बड़ा वैल्यूएबल होता है, लेकिन स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने यहाँ बैठे भी अगर कुछ ना कुछ काम कर लिया है, उनको तो डेफिनेटली ग्रो करने के लिए एक्सपोजर लेना चाहिए। और उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप बाहर जाएं, यहाँ भी इतने लोग आते हैं, आप उनसे इंटरेक्ट करने ऑनलाइन सीख लें, लेकिन अगेन बाहर जाना चाहिए अगर अल्लाह आपको मौका दे। और आप, मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत चीजें बेहतर हो रही हैं, वीजाज भी लग रहे हैं, एम्बेसीज को भी थोड़ी समझ है कि यार ठीक है यहाँ फ्रीलांसर हैं, आईटी वाले लोग हैं, वो पैसे कमाते हैं, वो जाएंगे तो वो वापस आएंगे, वहां रह नहीं जाएंगे, जो कि एक बड़ा इशू है अपेरेंटली। और देखिए यही एक्सपोजर है जिसमें स्पेसिफिकली मेरी जर्नी में कि मैं हर साल 6 8 10 जगह जाता हूँ, अल्लाह मौका देता है, और वहां से जो कुछ मैं सीखता हूँ मैं वापस ले आता हूँ। और मुझे लगता है कि इस जमीन पे मेरी एक ड्यूटी है, और वो चीज़ें आपको हर दफ़ा जो फ्यूचर फेस्ट में इम्प्रूवमेंट नज़र आती है, जो हम एक्टिविटीज़ करते हैं, जो प्रोग्राम्स करते हैं, ये कहीं ना कहीं से हम सीख के ही आते हैं, इतने ओरिजिनल आइडियाज़ नहीं है, कहीं से इंस्पिरेशन मिलती है। जिन लोगों को हम पूरी दुनिया में मिलते हैं, हम उनको कनेक्ट करते हैं, उनको अपने मुल्क में इनवाइट करते हैं, अगर कोई ना भी आए तो हम लोगों से कनेक्ट कराते रहते हैं। तो आई थिंक कि एक्सपोजर मेरी जर्नी में भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और आई थिंक किसी भी एंटरप्रेन्योर की जर्नी में चाहे आप लोकल भी बिजनेस क्यों ना कर रहे हो, एक्सपोजर बड़ा एक अच्छा रोल प्ले करता है अगर आप ग्रो करना चाहते हैं। सही सही, वेरी वेल यू सेड। अच्छा, फ्यूचर फेस्ट की बात कर रहे थे। फ्यूचर फेस्ट मेरे ख्याल से पाकिस्तान का बिगेस्ट लार्जेस्ट टेक इवेंट है। तो आपका मेन विजन क्या था फ्यूचर फेस्ट को लेके जब आपने सोचा कि आई एम गोना डू दिस? अब देखें, इतना जितना बड़ा इवेंट अब हो गया, इतना बड़ा मेरा विजन भी नहीं था, तो मेरी सोच से भी ज्यादा बड़ा हो गया इवेंट। बेसिकली जब मैं 2022 21 में आई थिंक मैं अमेरिका में था, वहां से मैं वापस आया, मैंने कहा जी एक बड़ा सा इवेंट करते हैं, कोई 10 15 हज़ार लोग हम इकट्ठे करेंगे। लेकिन रिस्पांस इतना अच्छा आया इंडस्ट्री से, कम्युनिटी से, यूथ से, कि वो इवेंट बहुत बड़ा हो गया। और इस्लामाबाद वाला आई थिंक आज तक हिस्टोरिक है, क्योंकि उसमें हमने चीजें इतनी बड़ी कर दी थी जितनी बड़ी शायद जरूरत भी नहीं है, बाद में हमने सीखा, और लाहौर में हमने थोड़ा सा उसको थोड़ा फॉर्मेट चेंज करने की कोशिश की। लेकिन मुझे आज ये लगता है कि शायद इसका विजन जो है वो पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है। देखिए हम इस इवेंट पे लिटरली जो है मतलब इस मुल्क के एंटरप्रेन्योर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस कम्युनिटी, बैंकिंग कम्युनिटी, हर सेक्टर को इनवाइट करते हैं, चाहे उनका टेक्नोलॉजी से ताल्लुक है या नहीं, क्योंकि हमें लगता है कि टेक्नोलॉजी तो हर चीज़ का पार्ट बन ही जाएगी, चाहे आप एग्रीकल्चर में भी क्यों ना हो, चाहे आप एजुकेशन में भी क्यों ना हो। लेकिन इसके साथ साथ ही हम पूरी दुनिया से लोगों को बुलाते हैं, जो सऊदीया से लोग आए, जो 40 मुल्कों से स्पीकर्स और इन्वेस्टर्स और कंपनीज आती हैं। तो ना सिर्फ ये पाकिस्तान की शायद सबसे मीनिंगफुल गैदरिंग है इन टर्म्स ऑफ पीपल, इन टर्म्स ऑफ ब्रेन्स, इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस, बल्कि ये एक गेटवे भी है जो पाकिस्तान को दुनिया से कनेक्ट कराता है, और जो दुनिया को पाकिस्तान से कनेक्ट कराता है। तो इसीलिए हमारा जो एक एक स्लोगन उस इवेंट पे चलता है, जो हमारा एक प्रोग्राम है, उसे हम गेटवे टू पाकिस्तान बोलते हैं। कि आप कहीं से भी आ रहे हैं दुनिया में, हमारी ये गारंटी है कि आप फ्यूचर फेस्ट पे आए तो आप पूरे पाकिस्तान से कनेक्ट हो जाएंगे।
वेरी नाइस। अच्छा, अभी हम फ्यूचर फेस्ट की बात कर ही रहे हैं, तो आप भी इस तरह का इम्पोर्टेंट आप बता सकते हैं कि आपको कोई मेमोरेबल मोमेंट हुआ हो ड्यूरिंग द फ्यूचर फेस्ट या फ्यूचर फेस्ट की प्रिपरेशंस के दौरान, जो कि थोड़ा मतलब आपको लगता हो कि आपके लिए बड़ा टर्निंग पॉइंट था, कि आपको अंदाजा ही नहीं था कि ये होगा और आपने उससे काफी कुछ लर्न किया। यार आई थिंक देखें, जो सबसे मेमोरेबल एक्सपीरियंस था फ्यूचर फेस्ट में, वो जो इस्लामाबाद वाला इवेंट हमारा खराब हो गया था वो था। क्योंकि अगर अगर वो खराब ना होता, और ऑब्वियसली नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये कि गलतियां सबसे होती हैं, बट जितना हमने उस एक्सपीरियंस से सीखा है कि एक तो कि चीज़ें सही कैसे करनी है, बट उसके साथ साथ ही कि आप क्राइसिस कैसे मैनेज करते हैं, आप कैसे जो है एक एक सिचुएशन को एज एन एंटरप्रेन्योर जीते हैं। और आई थिंक हमारे लिए बड़ा एक टर्निंग पॉइंट था, हमने बड़े टफ डिसीजंस लिए, और एट द एंड हम सीख के हमने एक पॉजिटिव चीज क्रिएट की, अगले साल एक ज्यादा अच्छा इवेंट करके दिखाया। तो मुझे लगता है कि जिंदगी में जो अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं वो थोड़े से ओवररेटेड हैं। शायद बुरे एक्सपीरियंसेस आपको ज्यादा सिखाते हैं। तो हमें शुक्र अदा करना चाहिए जब कोई चैलेंज आए, जब कोई कोई मसला आ जाए, क्योंकि अल्लाह आपको चैलेंज तभी देता है जब वो चाहता है कि आप ग्रो करें, आप इस चैलेंज को हल करें और आप इस मसले का हल ढूंढें। तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, जो भी उस टाइम पे हुआ हमने अपनी पूरी कोशिश की और हम आज भी करते हैं। रिजल्ट जो है वो अल्लाह के हाथ में, लेकिन हमने उस एक्सपीरियंस से बहुत सीखा, और वही जो जो हमारी लर्निंग है वो अगले इवेंट में नजर आई, और वो आपको कमिंग ईयर्स में भी नजर आती रहेगी। दैट्स वेरी वेल यू सेड। अच्छा, आप स्टार्टअप फ्यूचर फेस्ट की अगर बात करें, फ्यूचर फेस्ट में आप बड़ी कंपनीज लेकर आते हैं, डोमेस्टिक भी लेकर आते हैं, इंटरनेशनल भी लेकर आते हैं, तो आप उनको रीच आउट किस तरह से करते हैं कि आपका मेरे ख्याल से यू आर वेरी यंग जो भी आप कर रहे हैं उसके लिए, तो आप उनको रीच आउट किस तरह से करते हैं और आप इतनी बड़ी कंपनीज को अपना पर्सपेक्टिव किस तरह से समझाते हैं? देखें, बड़ा आसान है। मतलब हम मार्केटिंग के लोग हैं, तो जो मार्केटिंग के लोग होते हैं ना, वो बताते हैं अच्छी अच्छी बातें। सो हम जब दुनिया को मिलते हैं तो हमें जो अपने मुल्क में चार चीजें अच्छी लगती हैं हम उसकी मार्केटिंग करते हैं। बुराइयां दुनिया में हर जगह पे हैं, और हमने देखा है कि बाकी कौमें भी यही करते हैं। शायद हमें कोई एक इशू है कि हम में से बहुत से लोग जब जहाँ के आते हैं, तो हम यहाँ बैठे भी और बाहर भी बुराइयां ही करते हैं। हमें बुराइयां ज्यादा नजर आती हैं, तो हमें अपना लेंस चेंज करने की जरूरत है। मेरा लेंस शायद अल्लाह ने चेंज कर दिया, और मुझे खुद भी बड़ी पॉजिटिव चीजें नजर आती हैं, उन्हीं को मैं मार्केट करता हूँ। जो कि मैंने आपको बताया कि यूथ है, पोटेंशियल है, स्टार्टअप्स हैं, ये इकोनॉमी बहुत अच्छी है, ग्रो करेगी हमेशा। और इसी पे हम पूरी दुनिया में जो कंपनीज हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, उन्हें इनवाइट करते हैं कि यार हमें लगता है कि ये चीजें अच्छी हैं, अगर आपको भी लगता है कि हम सही कह रहे हैं तो आ जाएं, फिर हम आपको कनेक्ट कराते हैं। और आप देख रहे हैं कि शायद हम इतने बेवकूफ नहीं है, क्योंकि इतनी कंपनीज आ ही रही है ना, तो उन कंपनीज को कुछ तो नजर आता है। तो मेरा तो पर्सपेक्टिव ये है कि अगर इतनी कंपनीज को पाकिस्तान में यकीन है, और इतने इंटरनेशनल लोगों को यकीन है जो यहाँ शायद कभी आए भी नहीं, एंगो वाले पहले तो नहीं कभी आए थे, लास्ट ईयर पाकिस्तान आए, उन्होंने कहा कमाल है हम लॉन्च करेंगे, तो फिर हमें खुद यकीन क्यों नहीं है? हम तो बचपन से यहाँ पर हैं। आपने मेरे ख्याल से आप जो बात कर रहे हैं ना कि आप मार्केटिंग के बंदे हैं और आप उसमें से अच्छा ही पॉइंट ऑफ व्यू बताते हैं, तो मुझे लगता है कि आपका, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि आई थिंक कि मैं आपका 5 साल पहले वाला वर्जन हूँ। सो आई एम ऑल्सो अ पर्सन फ्रॉम द मार्केटिंग परस्पेक्टिव, और मैं अपनी 5 साल से मार्केटिंग कंपनी भी लॉन्च कर रहा हूँ, और मैं यही कहानी सुनाकर टेक्सटार स्टार्टअप वीकेंड को भी फैसलाबाद में लेकर आया, क्योंकि आपको पता है लाहौर, इस्लामाबाद में तो फिर कुछ इवेंट्स हो जाते हैं। फैसलाबाद जरा अंडररेटेड सिटी है पाकिस्तान का ना। बाय द वे, हैव यू एवर बीन टू फैसलाबाद? जी जी, मेनी टाइम्स। और फैसलाबाद जो आप कह रहे हैं अंडररेटेड है, आई थिंक टेक्निकली थर्ड लार्जेस्ट सिटी है ना पाकिस्तान की बाय या पॉपुलेशन। तो हम फैसलाबाद में एंड बड़ी दफा मेन गए हैं। लोग बिजनेस ही करते हैं, या तो यहाँ पे लोग बिजनेस करते हैं या उन बिजनेस करने वालों के मुलाजिम हैं। यहाँ पे जॉब्स वाले लोग कम हैं। तो देखिए, मतलब लाहौर में भी पहले कोई डिफरेंट चीज होती होगी, अगर कुछ नहीं हो रहा तो आप शुरू कर दें, आप ट्रेल ब्लेजर बने, आप रास्ता हमवार करें बाकी लोगों के लिए। आई एम श्योर कि वो भी शुरू कर देंगे। और जिस तरह आप जो काम कर रहे हैं मुझे बड़ा अच्छा लगा, और मुझे स्पेसिफिकली बड़ा अच्छा लगता है जब कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के अलावा कुछ और चीजें देखने को मिलती हैं। कई साल पहले हमने ये सोचा कि यार हमारे कुछ दोस्त हैं जो फैसलाबाद से हैं, जो आज भी हैं, और कुछ बहावलपुर से हैं, और हम उनसे इतना मिलते नहीं है, तो ऐसा क्यों है कि हर इवेंट कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में ही होता है, हम जाएंगे उन शहरों में।
तो हमने रोड शो शुरू किया और उस रोड शो में हम 14 शहरों में गए, मतलब मालाकंड सवात से लेके हम कराची तक बाय रोड गए थे। वो बड़ा एक हिस्टोरिक इवेंट था, आज तक किसी ने दोबारा ऐसा नहीं किया। इस साल हम कर रहे हैं अक्टूबर में, इंशाल्लाह हम 30 शहरों में जाएंगे पूरे मुल्क में, गिलगित बल्तिस्तान से लेके सखर भी हम गए थे लास्ट टाइम, इस दफा भी जाएंगे। और अब हम बलूचिस्तान भी जाएंगे, क्योंकि हमें लगता है कि देखें, जो इतना फैला हुआ मुल्क है, अगर अगर हमारा टैलेंट, हमारी यूथ इतनी फैली है, तो अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं है? तो अगर हमें चार चीजें मिली हैं, तो हमारा ये फर्ज है कि हम जाके वो अपॉर्चुनिटी बाकियों तक शेयर करें। और हर मुल्क में हम टेक्नोलॉजी की बातें करेंगे, लोगों को कनेक्ट कराएंगे, सेशंस करेंगे, वर्कशॉप्स करेंगे। और जो लोग हमें अच्छे मिले उन्हें हम बुला के फ्यूचर फेस्ट पे स्पीकर भी बनाएंगे, उन्हें शोकेस भी करेंगे। और ओवरऑल हम हर शहर में लोगों को इनवाइट करेंगे फ्यूचर फेस्ट पे, क्योंकि फ्यूचर फेस्ट तो फ्री है। तो आप अगर मुल्तान से 10,000 लोग भी आ जाते हैं, तो हम तो उन्हें हमेशा होस्ट करेंगे। और अब हम इस मैसेज के बारे में इतना सीरियस हैं कि हम फिजिकली खुद ट्रैवल कर रहे हैं 30 शहरों में। ओके, माशाल्लाह। तो अगर जब आप फैसलाबाद आएंगे, यू हैव अ होस्ट इन फैसलाबाद फॉर यू ब्रो। नहीं, परफेक्ट परफेक्ट जी, एब्सोल्युटली, वी वुड लव योर सपोर्ट। अच्छा, अगर हम मार्केटिंग की बात कर ही रहे हैं तो फ्यूचर फेस्ट की मार्केटिंग बड़ी इंटरेस्टिंग है उसकी। माशाल्लाह से मैं पिछले साल भी देख रहा था कि यू डिड वेरी क्रिएटिव मार्केटिंग। आपने अपना खुद का सॉन्ग बनाया और आपने बड़े अच्छे जो मीडियम से वो यूज किए। तो आपका क्या मेन गोल होता है और आप किन किन चैनल्स के थ्रू ले जाकर फ्यूचर फेस्ट की मार्केटिंग करते तो बड़ा अच्छा आपने सवाल भी रेस किया, बड़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन है। देखें, एज एन इवेंट जो है या एज अ प्लेटफॉर्म भी, हम अपने आप को बड़ा डिफरेंट समझते हैं हर चीज़ से। तो हम फिर चाहते हैं कि हमारी मार्केटिंग में भी वो मैसेज जाए, हम डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें करें। हमने 2 गाने बनाए, एक रैप था, एक थोड़ा डिफरेंट था, और बड़ा मज़ा आया वो इवेंट पे था। और हर साल हम ऐसी जो है ना फन एक्टिविटीज़ ट्राई करते रहते हैं। और इस सारे का मकसद ये होता है कि अगर हम एज एन इवेंट लोगों को ये मैसेज दे रहे हैं इवेंट के ऊपर कि जी देखें, फ्यूचर डिफरेंट हो सकता है या फ्यूचर बेहतर हो सकता है, तो हमें वो अपने मार्केटिंग से भी शो करना चाहिए। हमने एक लेटर भेजा 900 लोगों को, जो कि सीड पेपर पे बना था, जो ऐसे कागज पे था जिसको आप अगर जमीन में डालें तो दरख्त उगता है। और हमने उस पे इनविटेशन लेटर फ्यूचर फेस्ट का बनाया और 900 लोगों को भेजा कि आप ये जो कागज है, ये इसका बेहतर इस्तेमाल भी हो सकता है, ये ज्यादा सस्टेनेबल है। हमने फ्यूचर फेस्ट के ऊपर वेजिटेरियन खाना खिलाया लोगों को 3 दिन, क्योंकि हमें लगा कि अगर क्लाइमेट चेंज की हम बातें करते हैं, तो हम पहले अपने एक्शंस में तो बेहतरी थोड़ी लाएं। और ऐसी चीजें हम करते रहेंगे, ताकि थोड़ा सा जो है लोग जो है ना वो सोचें, और हमारी ऑडियंस जो है उन्हें मौका मिले, उन्हें डिफरेंट चीजें एक्सपीरियंस करने का मौका मिले। हैं? या आप वैसे वो जो फ्यूचर फेस्ट के रैप की बात कर रहे थे ना, उस रैप की वाइब थोड़ी डिफरेंट थी। मैं इवन फ्यूचर फेस्ट के 1 महीने के बाद तक वो अपनी गाड़ी में लगा के ट्रैवल करता रहा हूँ। वाह, वो तो हमने दिया नहीं था किसी को, आपके पास आया किस तरह? हमने तो पब्लिश ही बहुत बाद में किया तो Yeah, I was a part of Future Fest team, right? ठीक है, ठीक। हाँ, सो वो हम थोड़ा लेट हो गए थे पब्लिश करने में, लेकिन अब हमने यूट्यूब पे डाल दिया वो। जी जी। Yeah, by the way, I took it from YouTube as ठीक है, the Future ठीक है। Podcast. नहीं नहीं, हमें So पब्लिक you do not need to. Okay. नहीं नहीं अच्छा, अभी आई थिंक करना है हम वो। लोग कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं लोगों से। पहले जी सबसे पहले हम जूम कॉल से कुछ लोगों को मौका देते हैं कि वो कोई क्वेश्चन पूछें। जी जुबैर, यू कैन आस्क क्वेश्चन। जी थैंक यू वोकर। सबसे पहले तो शुक्रिया आजिश भाई, आप अपने बिजी स्केड्यूल से वक्त निकाल कर आए और अपना कीमती वक्त हमें दिए। तो मैं फ्रॉम लास्ट 3 ईयर से स्टार्टअप इकोसिस्टम को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, कंज्यूम कर रहा हूँ, स्पेशली पाकिस्तान के अंदर के किस तरह चल रहा है और क्या स्केलिंग और फेलिंग का क्या ट्रेंड है। तो सक्सेस स्टोरीज भी मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ और आपको भी फॉलो अप कर रहा हूँ। लाइक जैसे आपने शेयर किया कि आपने अपनी जर्नी फाउंडर इंस्टीट्यूट से स्टार्ट की, तो डेफिनेटली आपने अर्ली स्टेज के ऊपर स्टार्टअप्स किए होंगे, कुछ फेल भी हुए होंगे, कुछ स्केलिंग की तरफ भी गए होंगे। तो एक्चुअली वांट टू लर्न अबाउट दी लाइक दी स्टार्टअप फेलियर। लाइक कोई आपका स्टार्टअप फेल हुआ, आपने उससे क्या लर्न किया और तो किस तरह लाइक चैनलाइज करके अपने स्टार्टअप्स की स्केलिंग में उसको यूटिलाइज किया। नहीं, बड़ा अच्छा सवाल है। तो बिल्कुल, मैंने तो इतनी चीजें स्टार्ट और फेल की हैं कि अभी मैं खुद भूल गया हूँ। किसी दिन मैं लिस्ट बनाऊंगा एक। लेकिन आई थिंक फाउंडर इंस्टीट्यूट की बात कर लेते हैं। उस टाइम मैं एक स्टार्टअप करने की कोशिश कर रहा था जिसका नाम है जस्ट प्राइस डॉट पी। तो मैंने एक प्राइस कंपैरिजन वेबसाइट बनानी थी। तकरीबन 1.5 साल मैंने उस पर काम किया, और 1.5 साल बाद मुझे रियलाइज हुआ कि शायद जो है मेरी अपनी
एक्सपर्टीज या मैच्योरिटी इतनी इस स्टार्टअप से रिलेवेंट नहीं है। और कुछ मुझे लगा कि मैंने 1.5 साल इस पे लगा दिया है, बहुत कुछ सीख लिया है, तो शायद ये स्टार्टअप सीखने के लिए ही था, ये बनाने के लिए था नहीं। तो अगर नहीं भी चला, खैर है, कुछ नया करते हैं। तो उसे उसी दिन छोड़ दिया, उसके बाद कभी नहीं देखा। और बस जो कम्युनिटी बिल्डिंग का काम है, जो इवेंट्स वाला है, उस पर फोकस किया क्योंकि मुझे थोड़ा मजा आ रहा था। और लेकिन उसको फेल करने की भी जो जर्नी है, उसमें मैंने बहुत ज्यादा चीजें सीखी जो आज तक भी मुझे बड़ी मेरे काम आती। तो आई थिंक कि मतलब कोई भी जो फेलियर है, उस पे आप ग्रो ही करते हैं हमेशा। मुझे लगता है कि शायद सक्सेस से आप कम ग्रो करते हैं, फेलियर से आप ज्यादा ग्रो करते हैं। I hope, Zubair bhai, you got your answer. Anyone else? डेफिनेटली इट्स वेरी लास्ट क्वेश्चन जो भी जी Yes, Zubair, you can ask. या जस्ट सारी डिस्कशन को मैं कंज्यूम कर रहा था, एक एक क्विक क्वेश्चन मेरे माइंड में आया कि लाइक आप पाकिस्तान को नेक्स्ट 10 ईयर में पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री की प्रोजेक्शन, ग्रोथ की प्रोजेक्शन को कहाँ देखते हैं? either we are going to excel in services side, either we are going to do some like high work in product development. तो लाइक इस प्रोजेक्शन में आपकी क्या थॉट्स हैं कि पाकिस्तान आफ्टर 10 ईयर्स कहाँ पे स्टैंड आउट करेगा? तो देखें, एक तो मुझे लगता है कि इतना कोई अनप्रडिक्टेबल सा मुल्क है कि इसमें क्या कोई बंदा प्रोजेक्शन दे। लेकिन जो एक चीज है जिसको मैं बड़ा अच्छा प्रिडिक्ट कर सकता हूँ, वो जो है ह्यूमन रिजिलियंस है। हमारे लोग बहुत मेहनती हैं, और आप देखें कि पिछले 70 साल से जो भी इस मुल्क में होता है, लोगों ने मेहनत नहीं छोड़ी, जो कि एक कमाल बात है और बड़ी मच नीडेड बात भी है। आई थिंक कि जहां तक टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री की हम बात करें, अगेन मुझे लगता है कि जो ये लफ्ज है आईटी इंडस्ट्री का, ये बड़ा लिमिटिंग है। हम नॉलेज इकोनॉमी की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि लोग कंटेंट राइटर हैं, ऑनलाइन ग्राफिक डिजाइनर हैं, लोग सिविल एस्टिमेशंस की सर्विसेज ऑनलाइन देते हैं, अकाउंटेंसी देते हैं। इसे आप आईटी सर्विसेज में तो क्वालिफाई नहीं कर सकते। बहुत चीजें हैं जो अब बहुत वेस्ट हो गई हैं। सिविल इंजीनियर्स हैं जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगले 10 साल में एक चीज बहुत क्लियर है कि हमारी जो यूथ है, जो हाईली स्किल्ड है, जिनके पास अब इंटरनेट भी आ गया है, वो कोई ना कोई रास्ता ऑनलाइन निकाल लेगी। और सर्विसेज एक रास्ता है, लेकिन जिस तरह जो रिमोट जॉब्स का कल्चर है, जो रिमोटली काम करने का कल्चर है, ये बहुत ज्यादा ग्रो करेगा। बहुत से और लोग हैं जो रिमोटली बाहर कंपनियों में काम करेंगे, और इसको रोका नहीं जा सकता, क्योंकि अब जो है ये ब्रिज खत्म हो गया। अब बाहर की कंपनियां भी रिमोट ढूंढ रही होती हैं, अब हमारे लोगों को जॉब्स भी मिल जाती हैं। और उनको ये भी अंदाजा है कि अच्छा, थोड़ा सा अगर हम अपने आप को अपस्किल करें, एक सर्टेन स्टेज पे जाएं, तो हम अच्छे पैसे कमा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अगले 10 साल में आप देखेंगे कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा सेगमेंट जो है, वो बैठा तो यहाँ होगा, रहता यहाँ होगा, लेकिन वो रिमोटली किसी बाहर की कंपनी के लिए काम करता होगा। और क्योंकि पूरी दुनिया को टैलेंट चाहिए, हमारे पास वो बढ़ा पर है। और पहले हमें फिजिकली बाहर भेजना पड़ता था, वीजे लगवा के, और मोफा से 2-2 दफा डिग्रियां टेस्ट करा के। अब कुछ भी नहीं करना पड़ता, अब ऑनलाइन आप जॉब अप्लाई करते हैं, डील के थ्रू आपको पैसे आ जाते हैं, और आप बस बैठ के काम करते हैं जिस भी शहर में आप रहते हो, चाहे वो फैसलाबाद है या कोटद्दू है। Yeah, I hope you got your answer, Zubair. Yes, या थैंक यू Zubair. सो मच। Yeah. यस Anyone else या want to ask? Okay, so we have some questions on FM Arzish. There is a guy question named Umair Asif. He said he is a medical student and he is so much inspired by your journey, and he also wants to be the part of startup ecosystem. So, what you recommend to do in his during his studies for be the part of startup ecosystem? आई थिंक के इवेंट्स जाएं, अटेंड करें, कोई इनक्यूबेटर लोकल ढूंढ लें, उधर वक्त स्पेंड किया करें, स्टार्टअप फाउंडर से बात करें, जो लोग इस इकोसिस्टम का पार्ट हैं, उनमें थोड़ा वक्त स्पेंड करें, उनसे सीखने की कोशिश करें, तो आप उसका पार्ट बन जाएंगे। Yeah, okay. There is a girl called named Mehvish. She's asking that do you think that you got the privilege of your father in your startup journey? तो आई थिंक के देखें, उसमें कोई इतनी मेरी चॉइस नहीं थी। जो हमारे माँ बाप ने हमारे लिए बनाया होता है, हमें मिल जाता है। हम उसका क्या इस्तेमाल करते हैं, आई थिंक ये इम्पोर्टेंट है।
मुझे लगता है कि मुझे बड़ी लेट ये चीज़ें रियलाइज हुई कि प्रिविलेज होता क्या है, और मेल प्रिविलेज भी सोसाइटी में बड़ी एक चीज़ है। और डेफिनेटली कई चीज़ें जिससे मैंने बेनिफिट किए हैं, मुझे लगता है कि मेरी मेहनत बड़ी कम थी, शायद अल्लाह का करम बहुत ज़्यादा है, और बाकी कुछ रास्ते थे जो बन गए। लेकिन जिस तरह मेरी फैमिली का टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री से कोई ताल्लुक नहीं है, ये जो काम मैं करता हूँ इसका मेरे आबाओ अजदाद से कोई ताल्लुक नहीं है। बहुत हद तक ये शायद नॉलेज और ये ट्रेनिंग और ये लर्निंग तो मैंने अपने माँ बाप से ही ली है, लेकिन उन्होंने ये भी सिखाया कि हम नए रास्ते कैसे बनाएंगे। हमारा फैमिली बिजनेस तो नहीं है, इजाद लैब्स मैंने खुद शुरू किया। और क्योंकि मेरे वालिद साहब अब वो जो हैं शायर हैं, वो फॉर्मली कहीं काम नहीं करते, तो हमने उन्हें कहा कि वो हमारी कंपनी में हमें सपोर्ट किया करें। लेकिन ऐसा नहीं था कि ये कारोबार मेरे वालिद ने बनाया और मुझे जो है ना वो फैमिली बिजनेस की तरह मिल गया हो। और मेरे वालिद भी एक पढ़े लिखे इंसान हैं, उन्होंने भी ज़िंदगी में जो तरक्की हासिल की है अपने इल्म की वजह से, अपनी नॉलेज की वजह से की है। और आई थिंक यही हमारे लिए लर्निंग थी, कि हमने भी जो चार चीज़ें सीखी, हमें रियलाइज़ हुआ कि अच्छा टेक्नोलॉजी की वजह से इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गई है। हम अब इंफॉर्मेशन एज में रहते हैं। जो पहले इंडस्ट्रियलिस्ट का दौर था वो शायद अभी भी चल रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा आगे तक चलेगा। अब जिसके पास इंफॉर्मेशन है, अब जो है उसके हाथ में पावर है। या यस, वेरी वेल यू सेड। इसके अंदर मैं थोड़ी ऐड करना चाहता हूँ कि हर किसी की अपनी जर्नी होती है, हर किसी की अपनी डिफिकल्टीज होती हैं। अगर आप कह लें कि कोई बंदा प्रिविलेज्ड है अपनी फैमिली की वजह से, तो उसकी अपनी जगह पर और ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं। इवन आई एम फ्रॉम अ वेरी लाइक फैमिली हु इज़ वर्किंग इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री फ्रॉम लाइक past 30 or 40 years in Faizabad. The only privilege that I get from my family is that I get the mindset of that business, that I have to do something on my own in life, that I have to start something on my own. और मेरे ख्याल से ये है कि हर कोई किसी की अपनी जर्नी होती है, और वो अपनी जर्नी में अपने महाज पर लड़ा होता है। आप किसी को कंपेयर नहीं कर सकते कि ही इज प्रिविलेज और ही इज नॉट प्रिविलेज, और हर किसी के अपने चैलेंजेस होते हैं ना। एग्जैक्टली। So, on the last, Arzish, thank you so much for coming to our podcast. आज आपने हमें टाइम दिया हमारी ऑडियंस के साथ, और हमने काफ़ी आपसे इंसाइटफुल चीज़ें सीखी और काफ़ी कुछ सीखा फ्यूचर फेस्ट के विजन को लेकर, और काफ़ी हमने आपसे लर्न करने का मौका मिला आपसे। ऑन द लास्ट, अगर आप फैसलाबाद की ऑडियंस को, स्पेशली द एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी FM 100.4 की ऑडियंस को कोई पैगाम देना चाहें। आई थिंक ये पैगाम बड़ा सिंपल ही है। मुझे लगता है कि ह्यूमन हिस्ट्री में बहुत टाइम तक जो है रिसोर्सेज जो हैं उस पे एक कब्जा रहा है। और जो प्रिविलेज का सवाल है, मुझे बड़ा अच्छा सवाल रहा। लेकिन लेकिन अब नहीं है। देखें, अब अगर आपके पास इंटरनेट है, एक लैपटॉप है, एक स्मार्टफोन भी है, तो आपके पास वही अपॉर्चुनिटीज हैं जो अमेरिका में पैदा होने वाले, या नॉर्वे में पैदा होने वाले, या जर्मनी में पैदा होने वाले किसी बच्चे के पास है। बट सवाल ये है कि आप उसका करते क्या हैं। हमारे अंदर ही इस मुल्क में इतनी मिसालें हैं जो लाखों डॉलर कमाते हैं, लाखों नहीं तो हजारों तो बहुत लोग कमा ही लेते हैं। सिर्फ सवाल ये कि इस पावर का, इस एक्सेस का हम क्या करते हैं। और आई थिंक यही अपॉर्चुनिटी हमारे यूथ के लिए है कि आप अपना टाइम लें और इंटरनेट पे लगाएं और कंस्ट्रक्टिव चीज़ें सीखें और स्किल हासिल करें, और ऑनलाइन जो है ग्रो करने की कोशिश करें। हमारे जो करियर्स हैं अब वो ग्लोबली होने चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इस लोकल इकोनॉमी में अगर आप अपना वक्त इन्वेस्ट करेंगे तो आपकी ज़िंदगी की कोई अच्छी ROI आएगी। ऑनेस्टली, आप ऑनलाइन कोई करियर बिल्ड करने की कोशिश करें, जो बहुत से लोग कर चुके हैं, और वो जो कर चुके हैं वो दूसरों के लिए भी रास्ते हमवार कर रहे हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स बना के, कोर्सेज बना के, ऑनलाइन वीडियोस डाल के। तो ये अपॉर्चुनिटी है जो हम सबको आगे लेके जा सकती है, और इसमें आपको किसी की मदद की जरूरत नहीं है। आप ऑनलाइन जाएं, हर चीज़ जो है वो ऑनलाइन मौजूद है। या थैंक यू, दैट्स वेरी वेल यू सेड कि लोकली अब तो दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है कि आप दुनिया में किसी भी इंसान के साथ कभी भी काम कर सकते हैं। अच्छा, आखिर में ना हमारे शो की एक रिवायत है कि हम हर किसी अपने गेस्ट से ये क्वेश्चन जरूर पूछते हैं, क्योंकि आजकल बड़ी लड़ाई चल रही है कि हु विल बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, हु विल बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो अगर आपको पाकिस्तान का एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, तो आप क्या चीज करेंगे?
बड़ा आपका मजे का सवाल है। आई थिंक कि मैं कोशिश करूंगा कि इंटरनेट सारे लोगों को मिल जाए, क्योंकि एक दिन में शायद इससे बड़ा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हो सकता। Yeah, exactly. Internet is very important in this era. Thank you so much, ladies and gentlemen, for listening to us. और आज आपने मेरे ख्याल से काफ़ी कुछ लर्न किया होगा अर्जी से। मैंने तो आजकल काफ़ी आज लर्न किया है, और मुझे काफ़ी नॉलेज मिला है, और मुझे खुद काफ़ी मज़ा आया है काफ़ी देर बाद एक अच्छी पॉडकास्ट एक अच्छे गेस्ट के साथ होस्ट करके। और मेरे ख्याल से हमारी ऑडियंस ने भी काफ़ी कुछ सीखा होगा। थैंक यू सो मच गाइस for listening to us, and for watching us or asking insightful questions from Arzesh. Thank you so much, guys. See you next week. Allah. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग जी। अल्लाह हाफिज।